हैश टेबल को ना बहुत विलन बना के रखा है लोगों ने और बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है ऐसा लगता है, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है, बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम है अविनाश एंड वेलकम टू टेस्टिंग शास्त्र। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हैश टेबल के बारे में। तो चलिए फटाफट समझते हैं हैश टेबल क्या है। तो देखिए, जब भी मुझे कोई एक सिंगल सी वैल्यू स्टोर करनी है, लेट्स से मुझे 10 मेमोरी के अंदर स्टोर करना है, तो उसके लिए मेरे पास में ऑप्शन है कि मैं उसको वेरिएबल के अंदर स्टोर करा सकता हूँ। क्योंकि वेरिएबल मेरे एक छोटे से डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर मैं एक सिंगल वैल्यू को स्टोर करा सकता हूँ। लेकिन इमेजिन करिए कि मुझे अगर 10, 20, 30, 40 ऐसे कुछ 4 नंबर्स को स्टोर करना है, तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन बचता है, दैट इज़ एरे। तो मैं एरे के अंदर इन नंबर्स को स्टोर कर सकता हूँ। मतलब क्या, यहाँ पे जैसे मेरे डेटाज होंगे वैसे मेरे डेटा स्ट्रक्चर्स होंगे। तो अगर समझ लीजिए कि मुझे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या फिर क्यू जैसा कुछ डेटा स्ट्रक्चर बनाना है जहाँ पे एक लाइन में सब चीज़ें भेजनी है। इमेजिन करिए कि मेरे पास बल्क मैसेजेस है, थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ मैसेजेस है, उनको मुझे सेंड करना है। तो मैसेजेस फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे ही सेंड किए जाने चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में मैं एरे का इस्तेमाल नहीं करूँगा, वहाँ पे इस्तेमाल करूँगा मैं क्यू का। मतलब यहाँ एक सिंपल सी समझने की बात यह है कि जैसे मेरा डेटा बदलेगा वैसे ही डेटा स्ट्रक्चर्स भी बदल जाएंगे मेरे। तो यहाँ पे इमेजिन करिए कि मुझे ऐसा कुछ डेटा है वो जो स्टोर करना है मेमोरी के अंदर, और वो डेटा कुछ है, समझो लेट से आरटीओ कोड्स है। ठीक है, आरटीओ कोड्स है। तो इमेजिन करिए कि एम एच इक्वल टू महाराष्ट्र। ओके, दिस इज़ माई डेटा जो मुझे स्टोर कराना है। फिर आर जे इज़ इक्वल टू राजस्थान। ओके, दिस इज़ माई डेटा। अब ये डेटा अगर आपको स्टोर करना है तो वेरिएबल वाला ऑप्शन आपके पास नहीं है, क्योंकि यहाँ एम एच और महाराष्ट्र ऐसी दो चीज़ें आ रही है। फिर एरे वाला ऑप्शन भी नहीं बचता है, क्योंकि एरे में सिंगल सिंगल एलिमेंट्स जाते हैं, स्टोर किए जाते हैं। लेकिन मेरा ये जो डेटा है ये की वैल्यू पेयर में, जहाँ पे की इज़ इक्वल टू वैल्यू ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन रहा है। मतलब दो चीज़ें जो मुझे स्टोर करनी है और उन दोनों का रिलेशनशिप एक दूसरे से है। जैसे कि आर जे का मतलब होता है राजस्थान, मैं इनको रैंडमली कहीं पे भी स्टोर नहीं कर सकता। आर जे एंड राजस्थान को मुझे ये दोनों एक साथ स्टोर करने, एक के बाजू में एक। इन दोनों का मैपिंग है एक दूसरे से। ठीक है, यहाँ पे मैपिंग किया जा रहा है। तो की वैल्यू के साथ मैप की जा रही है और इनको मैं अलग अलग जगह स्टोर नहीं कर सकता। इसलिए मेरे पास एरे का ऑप्शन नहीं बचता, क्यू का ऑप्शन नहीं बचता, स्टैक का ऑप्शन नहीं बचता, कोई ऑप्शन नहीं बचते। सिर्फ एक ऑप्शन बचता है एंड दैट इज़ हैश टेबल। तो हैश टेबल एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर मैं डेटा को की और वैल्यू फॉर्मेट के अंदर स्टोर करा सकता हूँ। तो यहाँ पे इन्हीं दो फैक्टर्स के बेसिस पे, मतलब की और वैल्यूज़ के बेसिस पे ही मुझे हैश टेबल को समझना पड़ेगा। तब ये मेरे लिए बड़ा आसान हो जाएगा। अब बहुत सारे लोग ये सोचने लग जाते हैं कि हैश टेबल जावा के अंदर जो कलेक्शन है उस वो कलेक्शन है क्या, हैश टेबल कलेक्शन है क्या। तो आइडियली देखा जाए तो हैश टेबल कलेक्शन की हायरार्की में कहीं पर भी नहीं आता है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये कलेक्शन नहीं है, बट इसकी प्रॉपर्टीज़ लगभग सिमिलर टू कलेक्शन है। अब हैश टेबल और कलेक्शन दोनों एक ही पैकेज में रिसाइड करते हैं ना, दोनों एक ही पैकेज में, दैट इज जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर। तो कलेक्शन और हैश टेबल दोनों आपको वही मिलेंगे। बट आइडियली हैश टेबल कलेक्शन की हायरार्की में कहीं पर भी नहीं आता, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज थोड़ी कलेक्शन से अलग है, बट लगभग कुछ कुछ सिमिलर टू कलेक्शन है। इसीलिए मैंने देखो कुछ पुराने वीडियोज़ में मैंने डिस्कस किया था कि मैं 7 फैक्टर्स पे, इन 7 फैक्टर्स पे किसी भी कलेक्शन क्लास को एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अब इन्हीं 7 फैक्टर्स को लेके मुझे हैश टेबल को भी एक्सप्लेन कर लेना है। बट एक्सप्लेन करते समय यहाँ पे ध्यान रखना है कि मेरे पास अब दो चीज़ें हैं, दैट इज़ की एंड वैल्यू। तो इन दोनों चीज़ों के ऊपर ये सातों की सातों प्रॉपर्टीज़ अप्लाई हो जाएंगी और उसी हिसाब से मुझे इन दोनों को, मतलब हैश टेबल को एक्सप्लेन कर लेना है। ठीक है, तो चलिए फटाफट मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ अभी यहाँ पे हैश टेबल की मेंशन कर लेता हूँ, इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को कंसिडर करके। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ हैश टेबल प्रॉपर्टीज़। ओके, अब यहाँ पहली प्रॉपर्टी मैं लिख रहा हूँ दैट इज ग्रोएबल। तो हैश टेबल ग्रोएबल डेटा स्ट्रक्चर है क्या? यस, इट इज़ ग्रोएबल डेटा स्ट्रक्चर। लेकिन ये बढ़ता कैसे है उसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे, तो अंत तक इस वीडियो को बिल्कुल देखते रहना है, बड़ा सिंपल है ये। ठीक है, तो हैश टेबल एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो ग्रो हो सकता है, लेकिन इसमें जो डेटा स्टोर किया जाएगा वो हमेशा की वैल्यू पेयर होगा। ओके, सो डेटा इज स्टोर्ड ऑलवेज ऑलवेज इन अ की वैल्यू पेयर। ठीक है, की वैल्यू पेयर। तो डेटा यहाँ की वैल्यू पेयर में ही स्टोर किया जाएगा, और शॉर्टकट में यहाँ पे एक की वैल्यू पेयर को हम एक एंट्री भी कहते हैं। ओके, तो यहाँ लिख लूँगा मैं, ईच की वैल्यू पेयर इज कॉल्ड एज एंट्री। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे कि हर की वैल्यू पेयर को हम कहते हैं एंट्री।
ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाली बन गई मेरी एक एंट्री। ऐसे हैश टेबल में मेरी बहुत सारी एंट्रीज हो सकती है, हर एंट्री के अंदर एक की और एक ही वैल्यू मौजूद होगी। ठीक है, फिर अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं, एंड दैट इज यहाँ पे होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस दोनों टाइप की कीज और वैल्यूज अलाउ है क्या? तो यस, इट इज अलाउड। ठीक है, तो होमोजीनियस एज वेल एज हेट्रोजीनियस कीज एंड वैल्यूज बोथ, दोनों चलेंगी, कीज एंड वैल्यूज बोथ आर अलाउड। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी की और वैल्यू दोनों भी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस हो सकते हैं, इस पर कोई रूल नहीं है। जावा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाता कि यार होमोजीनियस की चाहिए या फिर होमोजीनियस ही वैल्यू चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप होमोजीनियस हेट्रोजीनियस कोई से भी वैल्यू या फिर की यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी को समझते हैं, दैट इज डुप्लीकेट्स। अब यहाँ पे ना दो चीज़ें हैं हैश टेबल के अंदर, दैट इज की एंड वैल्यू। तो मुझे इन दोनों को इस प्रॉपर्टी के हिसाब से समझ लेना है। तो यहाँ पे डुप्लीकेट कीज अलाउ नहीं है, डुप्लीकेट कीज आर नॉट अलाउड। ठीक है, वेर एज डुप्लीकेट वैल्यूज आर अलाउड। ठीक है, डुप्लीकेट वैल्यूज आर अलाउड। मतलब आप हैश टेबल के अंदर डुप्लीकेट की इंसर्ट नहीं कर सकते, करोगे तो भी कोई एरर नहीं आता है आपको। मैं प्रैक्टिकली ये चीज़ भी समझा के दूंगा कि अगर आप डुप्लीकेट की इंसर्ट करते हो तो क्या हो जाता है। तो उस सिचुएशन में ना एक एक बड़ी मज़ेदार चीज़ होती है, वो क्या है मैं आगे बताने वाला हूँ, बिल्कुल, तो देखते रहो। तो यहाँ पे डुप्लीकेट कीज अलाउ नहीं है, डालने की कोशिश की आपने तो भी कोई एरर नहीं आती आपको। ठीक है, लेकिन वो इंसर्ट नहीं हो पाती है। तो यहाँ डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ है क्या? बिल्कुल अलाउ है, डुप्लीकेट वैल्यूज आप इंसर्ट कर सकते हो, लेकिन डुप्लीकेट कीज इंसर्ट नहीं की जा सकती। फिर अगली बात आती है इंसर्शन ऑर्डर की। तो यहाँ इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व होती है क्या? नहीं होती। इंसर्शन ऑर्डर की कोई गारंटी नहीं है यहाँ पे, इंसर्शन ऑर्डर इज नॉट गारंटेड। अब देखो, मैंने शब्दों में ना थोड़ा सा हेर फेर यहाँ पे किया हुआ है। मैंने कहा इंसर्शन ऑर्डर इज़ नॉट गारंटेड, मैंने ऐसे नहीं बोला कि इंसर्शन ऑर्डर इज़ नॉट प्रिजर्व्ड। ठीक है, दोनों में बड़ा अंतर है। इंसर्शन ऑर्डर इज़ नॉट प्रिजर्व्ड। अब प्रिजर्व्ड और गारंटीड ये दो वर्ड प्ले है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो मैं इस पहले वाले सेंटेंस से क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ इंसर्शन ऑर्डर की कोई गारंटी नहीं है। मतलब समटाइम्स आपको उसी सीक्वेंस में डेटा दिख जाएगा जिस सीक्वेंस में आपने इंटर किया हुआ है, बट समटाइम्स ऐसा नहीं होगा। आप जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैश टेबल में बढ़ा दोगे तब भी सीक्वेंस बदल जाता है। अब ये क्यों हो रहा है ये हमें तब समझ में आएगा जब हैश टेबल एलिमेंट्स को स्टोर कैसे करता है वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम अभी के लिए सिर्फ प्रॉपर्टीज़ को शॉर्ट में नोट डाउन कर रहे हैं और इन्हीं सब प्रॉपर्टीज़ को प्रैक्टिकली भी समझने वाले हैं प्रोग्राम लिख के। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं, दैट इज नल इंसर्शन। तो यहाँ पे नल इंसर्शन हैश टेबल में पॉसिबल है क्या? तो हैश टेबल में आप नल की या फिर नल वैल्यू दोनों भी इंसर्ट नहीं कर सकते। अगर आपने नल की या नल वैल्यू दोनों में से कुछ भी इंसर्ट करने की कोशिश की तो आपको तुरंत नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो हैश टेबल डजंट अलाउ नल की एज वेल एज नल की एज वेल एज नल वैल्यू आर नॉट अलाउड। ठीक है, यहाँ पे अलाउ नहीं है भाई, नल की भी नहीं चलता है, नल वैल्यू भी नहीं चलता है, दोनों भी इंसर्ट आप नहीं कर सकते। इफ़ यू ट्राई टू इंसर्ट देन वी विल इमीडिएटली गेट नल पॉइंटर एक्सेप्शन। ठीक है, ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं, दैट इज बैक एंड डेटा स्ट्रक्चर। बैक एंड डेटा स्ट्रक्चर क्या? ये खुद ही बैक एंड डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये इटसेल्फ अ बैक एंड डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये हैश टेबल इज अ डेटा स्ट्रक्चर, बट सेम नाम से आपको जावा में क्लास भी मिल रहा है, तो इस क्लास की प्रॉपर्टीज़ हम लिख रहे हैं यहाँ पे। और हैश टेबल डेटा स्ट्रक्चर कैसे वर्क करता है वो भी थोड़ी देर में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो हैश टेबल इज द बैक एंड डेटा स्ट्रक्चर ऑब्वियसली। अब बात आती है परफॉर्मेंस की कि यहाँ पे परफॉर्मेंस कैसा है। इंसर्शन करोगे तब कैसा परफॉर्मेंस रहेगा, ठीक है, डिलीशन करेंगे तब क्या परफॉर्मेंस रहेगा, और जब आप एक्सेस करोगे तब क्या परफॉर्मेंस रहेगा, ये सब चीज़ें हम तब समझ पाएंगे ठीक से जब हमें ये डेटा स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। हैश टेबल डेटा स्ट्रक्चर को समझने के लिए मैं सिंपली क्या कर लेता हूँ कि एक प्रोग्राम बना लूँगा जिसके अंदर मैं हैश टेबल के अंदर कुछ एलिमेंट्स इंसर्ट करूँगा। तो यहाँ एलिमेंट्स इंसर्ट करने के लिए आपको पुट नाम की मेथड मिल जाती है। तो मैं मेरे इक्लिप्स में चलता हूँ यहाँ पे, और यहाँ एक हैश टेबल बना लिया और इस हैश टेबल के अंदर कुछ चीज़ें मैं ऐड कर देता हूँ। तो पुट के अंदर मुझे दो चीज़ें पास करनी होती है, पहली की और दूसरी वैल्यू। तो की आप कुछ भी पास कर सकते हो, लेट्स से मैंने पास किया 17, फिर वैल्यू में मैंने पास कर दिया ए। ओके, हालांकि आप कुछ भी पास कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ht.put
यहाँ पे ऐड मेथड नहीं मिलती जो आपको कलेक्शन में मिलती है, तो यहाँ पे आपको मेथड मिलती है पुट, जिसमें की और वैल्यू ऐसे दो आर्ग्यूमेंट्स जाते हैं कंपलसरी। आप बोलोगे कि मैं सिर्फ की डालूंगा, सिर्फ वैल्यू डालूंगा, ऐसे नहीं चलेगा। ऑब्वियसली यहाँ पे मैपिंग होगी दोनों चीज़ों की और वैल्यू की। ओके, तो चलिए मैं नेक्स्ट यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, दैट इज़ 48, और यहाँ पे लिख दिया समझो बी। ओके, ऐसे ही मैं कुछ और वैल्यूज़ इसके अंदर ऐड कर लेता हूँ। यहाँ लिख देंगे लेट्स से 23, और ये करते हैं सी, फिर यहाँ लिखेंगे 16 और डी। ऐसे ही मैं रैंडम वैल्यूज़ यहाँ पे इंसर्ट करा ले रहा हूँ, ठीक है। ये जाएगा ई एफ एंड जी, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। अब यहाँ 18 की जगह लिखते हैं 19, और इसको करेंगे 41, ऐसे कुछ मैंने कर दिया। ओके, सो दैट्स इट। यहाँ तक अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसको 41 की जगह 22 करते हैं, ओके, और यहाँ पे 16 की जगह इसको 11 करेंगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे कुछ चीज़ों को ध्यान में रख के, वो क्या है मैं थोड़ी देर में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये कुछ वैल्यूज़ है, ये कुछ एंट्रीज़ है जो मैंने मेरे हैश टेबल के अंदर इंसर्ट कर दी है। तो अगर इस हैश टेबल को मैं प्रिंट करूँ यहाँ पे, तो ध्यान से देखना कि किस सीक्वेंस में मुझे यहाँ चीज़ें मिलने वाली है, ठीक है। तो यहाँ बस हम इस सीक्वेंस को ऑब्जर्व कर लेंगे। तो कैन यू सी, सबसे पहले 19 इक्वल टू एफ, ये वाली एंट्री आ चुकी है, मतलब ये वाला एंट्री पहले आ चुका है। कैन यू सी दैट, मतलब इसने इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व नहीं किया है। तो यहाँ 19 के बाद में 18 आया, 18 के बाद में 17 आया। फिर आप बोलोगे कि उल्टा प्रिंट कर रहा है, उल्टा भी नहीं कर रहा है। 19 के बाद 18, 18 के बाद सीधा 17 आ गया। फिर आप बोलोगे कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पे 48 17 के बाद में आया हुआ है। तो भाई ये कर किस ऑर्डर में स्टोर रहा है ना, ऐसा रैंडमली तो कुछ हो नहीं जाएगा। देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड एवरीथिंग। तो यहाँ पे क्या लॉजिक है वही समझने की कोशिश करते हैं। तो इमेजिन करिए ये मेरा डेटा है जो मुझे हैश टेबल के अंदर स्टोर करवाना है। तो मैंने सिंपली यहाँ पे लिख लिया ये सारा मेरा डेटा। अब देखिए ये पूरा डेटा जो है हमारा हैश टेबल के अंदर स्टोर हो रहा है। अब हैश टेबल के अंदर स्टोर कैसे हो रहा है वही चीज़ हमको समझ लेनी है। तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ एक हैश टेबल। अब हैश टेबल जो आप बनाओगे वो थोड़ा सिमिलर टू स्टैक ही बनता है, आपका स्टैक जैसा ही दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ मेरा हैश टेबल है, और इस हैश टेबल की एक डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी होगी। मतलब ये जो हैश टेबल मैंने मेरे क्लिप्स में बनाया हुआ है यहाँ पे, इसकी डिफ़ॉल्ट इनिशियल कैपेसिटी होती है, दैट इज़ 11। मतलब इस हैश टेबल के अंदर मैं इनिशियली 11 एलिमेंट्स को स्टोर कर सकता हूँ। अब उसी कॉन्टेक्स्ट में मुझे यहाँ पे ये चीज़ समझ लेनी है, ठीक है। तो 11 एलिमेंट स्टोर कर सकता हूँ। इसका मतलब इस हैश टेबल के अंदर मेरी 11 बकेट्स आ जाएंगी अभी, ठीक है। तो यहाँ पे इन चीज़ों को बकेट कहते हैं। तो ये मेरी पहली बकेट बनी, दूसरी, तीसरी, और ऐसे मैं बना लूँगा 11। ओके, बन गई मेरी 11 बकेट्स। इनको नंबरिंग कर देते हैं 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये 11 बकेट्स मेरे पास में बन चुकी है। अब मुझे समझना है कि ये 17 इक्वल टू ए, ये वाली जो एंट्री है मेरी, ये एंट्री इस हैश टेबल के अंदर कौन सी बकेट नंबर पे स्टोर की जाएगी। तो उसके लिए हैश टेबल क्या करता है, एक मेथड चलाता है बैकग्राउंड में जिसे हम कहते हैं हैशिंग, ठीक है। अब हैशिंग मेथड के अंदर क्या होता है, की का हैश कोड कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहले कैलकुलेट हैश कोड ऑफ की, ठीक है। तो मेरे पास की क्या है, 17 है। अब इस 17 का हैश कोड कैलकुलेट किया जाता है। तो जावा के अंदर जितने भी न्यूमरिक कॉन्स्टेंट्स है उनका हैश कोड वही सेम वैल्यू होती है। मतलब 17 का हैश कोड भी 17 ही है। ये मुझे कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये मेरे पास में कलेक्शन के अंदर ही एक और कंसेप्ट आती है जिसको हम जावा जेनेरिक्स कहते हैं, जहाँ पे इंटीजर नाम का एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इंटीजर नाम की एक क्लास है, और इस क्लास के अंदर आपको हैश कोड नाम का मेथड मिलेगा, जिस मेथड के अंदर बताया गया है कि किसी भी न्यूमरिक कांस्टेंट का हैश कोड वही सेम वैल्यू होती है। तो मैं फटाफट इंटीजर क्लास खोल लेता हूँ, और इस क्लास के अंदर यहाँ पे चल के देखता हूँ हैश कोड नाम की मेथड को कॉल कर लेते हैं, ठीक है। मतलब इसको यहाँ से कर लेंगे समथिंग लाइक दैट। तो ये हैश कोड मेथड देखो, इसका रिटर्न टाइप है इंटीजर, और यहाँ लिखा गया है इंटीजर डॉट हैश कोड। अब जावा में जितनी भी ऑब्जेक्ट्स है, सारे ऑब्जेक्ट्स का हैश कोड इंटीजर वैल्यू ही होता है, लेकिन कैलकुलेट करने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे कि इंटीजर्स के लिए हैश कोड कैलकुलेट क्या किया जा रहा है, जो वैल्यू है उसी को रिटर्न किया जा रहा है। देखो यहाँ पे हैश कोड नाम की मेथड कॉल की गई इंटरनली, और वही वैल्यू रिटर्न की जा रही है जो एज अ पैरामीटर आई हुई है मुझे। मतलब अगर 17 दिया आपने तो 17 ही हैश कोड है 17 का। तो ये इस तरह से इंटीजर क्लास का हैश कोड बनता है। यही अगर समझो यहाँ पे फ्लोट होता, मतलब ये होता 17.67,
एफ, मतलब ये फ्लोट हो गया। अब इस फ्लोट का हैश कोड वही सेम वैल्यू नहीं होगी। तो जैसे मैंने कहा कि सारे हैश कोड जो होते हैं इंटीजर होते हैं, तो यहाँ पे इस 17.16 का भी हैश कोड कैलकुलेट किया जाएगा, और वो कैलकुलेट किया जाएगा फ्लोट क्लास के अंदर जो हैश कोड नाम की मेथड है वहाँ पे। तो यहाँ पे मैं खोल के बता देता हूँ आपको फटाफट। ये है आपकी हैश कोड नाम की मेथड। कैन यू सी हियर, यहाँ पे इंटरनली एक मेथड चल रही है जिसका नाम है फ्लोट टू इंट्स। तो ये हैश कोड मेथड क्या कर रही है, यहाँ से 17.1665 ये वैल्यू इनपुट ले रही है, और इस वैल्यू को यहाँ फ्लोट टू इंट बिट्स नाम की मेथड के अंदर पास कर दे रही है। और ये मेथड अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या कर रही है, रिटर्न कर रही है, देखो फ्लोट टू रॉ इंट बाइट्स नाम की एक मेथड फिर से कॉल हो रही है यहाँ। और इस मेथड के अंदर अगर आप जाओगे, अब ये नेटिव मेथड है, इसका कोड मैं नहीं देख पा रहा हूँ, बट आपको अब अपने आप अभी पता चल गया है कि यार हर चीज़ का कैलकुलेशन है। मतलब हैश कोड कैलकुलेट करने के तरीके इंटीजर क्लास में अलग है, फ्लोट क्लास में अलग है, कैरेक्टर क्लास में अलग है, स्ट्रिंग क्लास में अलग है। समझो आपने स्टूडेंट क्लास बना लिया, उस स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट्स का अगर आपको हैश कोड फॉर्म करना है तो वो भी आप फॉर्म कर सकते हो हैश कोड नाम की मेथड को ओवरराइड करवा के। तो एक मैं सिंपली आपको बना के बताता हूँ हैश कोड कैसे स्टूडेंट क्लास का आप बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक फटाफट क्लास बना लेता हूँ जिसको मैं नाम दे दूंगा स्टूडेंट। और यहाँ पे मैं इस स्टूडेंट क्लास को दो प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड कर देता हूँ, दैट इज़ इंट रोल नंबर। ठीक है, और यहाँ लिख देंगे स्ट्रिंग नेम। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ मेरे स्टूडेंट क्लास को है। अब इमेजिन करिए कि इस स्टूडेंट क्लास के मैंने ऑब्जेक्ट बना लिए। तो समझो मैंने इधर ही लिख लिया स्टूडेंट आकाश इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। ठीक है, और यहाँ एक कंस्ट्रक्टर भी बना लेते हैं जिससे इन दोनों वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करवा देंगे। ठीक है, तो यहाँ एक बना लेते कंस्ट्रक्टर और यहाँ दो वैल्यूज़ पास कर देंगे, इंट रोल नंबर और स्ट्रिंग नेम। ठीक है, और इन्हीं की दोनों वैल्यूज़ को इनिशियलाइज कर देते हैं दिस डॉट रोल नंबर से इज इक्वल टू रोल नंबर, और दिस डॉट नेम से नेम को। ओके, अब यहाँ आकाश जो मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, इस ऑब्जेक्ट के अंदर दो चीज़ें मैं पास करूँगा, एक तो उसका रोल नंबर और दूसरा उसका नाम। तो मैंने लिख दिया आकाश चोपड़ा। ओके, ख़त्म। अब ये बना है मेरा ऑब्जेक्ट आकाश नाम का। अब इस ऑब्जेक्ट का हैश कोड अगर आप प्रिंट करो यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको प्रिंट करके बता देता हूँ। यहाँ सेमीकोलन चाहिए था। ओके, तो यहाँ लिख लेते आकाश डॉट हैश कोड। अब ये जो हैश कोड मेथड ये मैं क्यों चला पा रहा हूँ आकाश क्लास के ऊपर, क्योंकि सारे क्लासेस का पेरेंट क्लास जावा के अंदर ऑब्जेक्ट क्लास होता है, और ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर ये हैश कोड मेथड बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिल जाती है। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट मेथड जो भी चलेगी ना, ये ऑब्जेक्ट क्लास की चलेगी, और ऑब्जेक्ट क्लास की जो हैश कोड कैलकुलेट करने का तरीका है वही तरीका आपके स्टूडेंट क्लास पे अप्लाई हो जाएगा। मतलब आप हैश कोड कैलकुलेट नहीं कर रहे हो, आपको ऑब्जेक्ट क्लास कैलकुलेट करके दे रहा है। तो ये है स्टूडेंट क्लास का हैश कोड जो मुझे जनरेट करके मिल चुका है। बट मैं इसको चेंज कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल कर सकता हूँ। कैसे? तो उसके लिए मुझे सिंपली स्टूडेंट क्लास के अंदर हैश कोड नाम की मेथड को ओवरराइड करवा देना है, और ओवरराइड करने के बाद में आप यहाँ से रिटर्न कीवर्ड के सामने वो वैल्यू मेंशन कर दो जो आप रिटर्न करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे रिटर्न कर दिया रोल नंबर। तो अब किसी भी स्टूडेंट ऑब्जेक्ट का रोल नंबर ही उसका हैश कोड होगा। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को फिर से रन करूँ यहाँ से, तो ध्यान से देखना आकाश का जो हैश कोड है वो आ जाएगा 11। इतना सिंपल है। तो यहाँ पे हैश कोड आप खुद बना सकते हो क्या? बीइंग प्रोग्रामर बिल्कुल बना सकते हो। अगर आप कुछ क्लासेस को लिख रहे हो तो उसके हैश कोड आप डिसाइड कर सकते हो कि कैसे होंगे। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों को ये भी कन्फ्यूजन होता है कि यार हैश कोड जो है वो एड्रेस है, मेमोरी एड्रेस है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। हैश कोड एक यूनिक वैल्यू होती है, यूनिक भी नहीं बोल सकते इसको, समटाइम्स ये डुप्लीकेट भी हो सकती है कुछ ऑब्जेक्ट्स के लिए। बट हैश कोड जावा हर किसी ऑब्जेक्ट को प्रोवाइड करता है। प्रीमिटिव डेटा टाइप्स को हैश कोड नहीं होते हैं, मतलब बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, इनके पास में हैश कोड नहीं होगा। जितने भी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं उन सब के पास में जावा के अंदर हैश कोड मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे अब वापिस हम चल रहे हैं हमारे एग्जाम्पल के ऊपर, जहाँ पे हम समझ रहे हैं कि यहाँ हैशिंग हो रहा है। हैशिंग हो रहा है मतलब क्या हो रहा है? सबसे पहले तो की का हैश कोड कैलकुलेट किया जा रहा है। तो मेरी की 17 है, अब इस 17 का हैश कोड 17 ही आ गया। फिर यहाँ पे एक फॉर्मूला चलता है, दैट इज हैश कोड ऑफ की मॉड्यूलस कैपेसिटी, करंट कैपेसिटी ऑफ हैश टेबल। ये वाला फॉर्मूला चलेगा, और इस फॉर्मूले का आउटकम हमें मिलेगा, दैट इज बकेट नंबर।
मतलब कौन सी बकेट पे वो एंट्री स्टोर करनी है। तो बकेट नंबर हमको यहाँ से मिल जाएगा। सो दिस इज द फॉर्मूला, बकेट नंबर इज इक्वल टू हैश कोड ऑफ की मॉड्यूलस कैपेसिटी। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला चलाते हैं हम लोग, ठीक है। तो 17 का हैश कोड 17 ही हो गया और इसकी कैपेसिटी अपनी 11 है, तो यहाँ पे 17 मॉड्यूलस 11 हो जाएगा। अब 17 मॉड्यूलस 11 करोगे तो आपका आउटपुट मिलेगा 6। तो मतलब इसका मतलब क्या हो गया, इस एंट्री के लिए बकेट नंबर मुझे मिला 6। तो जावा क्या करेगा, 6 नंबर बकेट पे 17 इक्वल टू ए स्टोर कर देगा। तो यहाँ पे आ गया आपका 17 इक्वल टू ए। इतना सिंपल है, सिंपल। अब इसी प्रोसेस को हम कहते हैं हैशिंग। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे बकेट नंबर कैलकुलेट किया जा रहा है, किसके लिए, हमारी एंट्री के लिए, कि वो कहाँ स्टोर की जाएगी। ओके, तो यहाँ 6th बकेट पे 17 इक्वल टू ए आ चुका है। अब इसी फॉर्मूले को फॉलो करते हैं और यहाँ पे सेकंड एंट्री के लिए भी बकेट नंबर ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ पे करेंगे 48 मॉड्यूलस 11, तो यहाँ पे बकेट नंबर आ जाएगा अपना 4, क्योंकि 11 इंटू 4 आ 44 और 48 माइनस 44 करोगे तो 4 आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पे बकेट नंबर मिला मेरा 4, तो यहाँ लिखेंगे 48 इज इक्वल टू बी। तो ये वाली एंट्री इधर 4th बकेट पे स्टोर हो गई। फिर आगे चलते हैं, दैट इज 23। तो यहाँ लिखेंगे 23 मॉड्यूलस 11, तो यहाँ पे आएगा एक रिमाइंडर। तो एक नंबर की बकेट पे आपका 23 इक्वल टू सी स्टोर हो जाएगा। इतना सिंपल है। फिर अगले एलिमेंट पे चलते हैं, अगली एंट्री पे, और यहाँ लिखेंगे 11 मॉड्यूलस 11, तो ये मिलेगा 0 ऑब्वियसली, और ये एंट्री चली जाएगी आपकी 0th इंडेक्स पे, 11 इक्वल टू डी, सिंपल। फिर 18 पे चलते हैं, 18 मॉड्यूलस 11 करेंगे, यहाँ से रिमाइंडर मिलेगा 7। तो 7 नंबर की बकेट पे आपकी 18 इक्वल टू ई, ये वाली जोड़ी स्टोर हो जाएगी। फिर 19 है, 19 मॉड्यूलस 11 करेंगे इक्वल टू, यहाँ पे मुझे मिलने वाला है फिर से 8, ठीक है। तो 8 नंबर की बकेट पे अपनी ये वाली एंट्री स्टोर हो जाएगी। तो 19 इक्वल टू एफ, यहाँ पे 8th बकेट पे स्टोर हो जाएगा। फिर आता है 22, तो यहाँ लिखेंगे 22 मॉड्यूलस 11, तो यहाँ पे भी रिमाइंडर आएगा 0। अब 0th बकेट पे अगर आप ध्यान से देखोगे कि ऑलरेडी 11 इक्वल टू 8 स्टोर्ड है, बट फिर से ये जो एंट्री आई है इसका बकेट नंबर भी 0 कैलकुलेट हुआ है। तो क्या एक बकेट में एक से ज़्यादा एंट्रीज हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, और इस पॉइंट को हम कहते हैं कोलिजन। तो यहाँ पे हो चुका है कोलिजन। तो कोलिजन के केस में क्या होता है, सिंपली इसी एंट्री के बाद में, ठीक है, वो नई वाली एंट्री स्टोर की जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा 22 इज इक्वल टू जी। दैट्स इट, दिस इज हाउ ऑल एलिमेंट्स आर गेटिंग स्टोर्ड इनटू द हैश टेबल। ये इस हैश टेबल के अंदर स्टोर हो गए। बट जावा इनको रीड कैसे करता है, जब ये प्रिंट हुए थे, ध्यान से देखो यहाँ पे, जब हमारा ये आउटपुट प्रिंट हुआ था, हैश टेबल जब हमने प्रिंट किया था, तो मुझे कुछ ऐसा सीक्वेंस दिखा था, ठीक है, जहाँ पे 19 इक्वल टू एफ 17। अब ये जो पॉइंट है ना, इसको निकालते हैं, अदरवाइज वी विल गेट कन्फ्यूज। ये निकालते हैं यहाँ से, ओके, फिर से रन करेंगे, अदरवाइज हैश कोड गलत कैलकुलेट होगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे ये आया है मेरा सीक्वेंस, 19 इक्वल टू एफ, 18 इक्वल टू ई, 17 इक्वल टू ए एंड समथिंग लाइक दैट। अब इसी सीक्वेंस को मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे ये वाला सीक्वेंस, ओके करते हैं इसको, और इस चीज़ को यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं अभी के लिए, थोड़ा बड़ा करेंगे सो दैट वी कैन सी इट। ओके, सो दिस इज द सीक्वेंस दैट आई गॉट। अब यहाँ पे ये वाला सीक्वेंस क्यों आया, वही चीज़ हमको यहाँ पर समझनी है। तो यहाँ जावा रीड करते समय टॉप टू बॉटम रीड करता है। तो जहाँ पे कोलिजन होता है वहाँ पे राइट टू लेफ्ट रीड किया जाता है, ठीक है। तो उसी सीक्वेंस से हम भी रीड करने की कोशिश करते हैं। तो 19 इक्वल टू एफ सबसे पहले आएगा, क्योंकि हम टॉप टू बॉटम रीड कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जब टॉप टू बॉटम रीड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 19 इक्वल टू एफ। इसके बाद में आएगा 18 इक्वल टू ई, ओके, 18 इक्वल टू ई। फिर नेक्स्ट सीक्वेंस में आ जाएगा दैट इज 17 इज इक्वल टू ए, और यहाँ पे फिर आएगा 48 इक्वल टू बी, और आएगा 23, ओके, 23 इज इक्वल टू सी। फिर आएगा आपका कोलिजन केस। कोलिजन केस में आपको राइट टू लेफ्ट रीड करना है, इसीलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा 22 इक्वल टू जी, लास्ट में लिखेंगे 11 इक्वल टू डी। अब अगर आप इस वाले सीक्वेंस को ऑब्जर्व करोगे तो ये वही एग्जैक्ट सेम सीक्वेंस है जो हमें अभी इक्लिप्स के कंसोल में मिला था। तो अगर आप ध्यान से देखोगे 19, 18, 17, 48, 23, 22 और 11, सेम वही सीक्वेंस हमको मिल चुका है। इसका मतलब हैश टेबल रीड करते समय टॉप टू बॉटम रीड किया जा रहा है, और जहाँ पे कोलिजन है वहाँ पे राइट टू लेफ्ट रीड किया जा रहा है, ठीक है। तो इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं हैशिंग, और हैशिंग मेथड की मदद से ही आपको इन एंट्रीज को हैश टेबल के अंदर स्टोर करना होता है। ओके, तो ये तो हम समझ गए कि हैशिंग किस तरह से हो रही है और किस तरह से हैश टेबल के अंदर एलिमेंट स्टोर किए जा रहे हैं।
अब एक मैजिक थोड़ा सा दिखाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे लिखेंगे ht.put, ओके, और इसमें लिख दूंगा मैं लेट से 24 इज इक्वल टू आई, ओके। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने कितने एलिमेंट इसमें स्टोर किए, 1, ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, तो और एक एलिमेंट मैं इसके अंदर पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं टोटल यहाँ पे लेट से 34 करते हैं इसको, और यहाँ पे जी इसको करेंगे एच एंड इसको करेंगे आई, ओके। तो मैंने 9 एलिमेंट्स इसमें स्टोर कर दिए अभी के लिए, ठीक है। तो मेरा अभी हैश टेबल जो वो पूरी तरह से भरा नहीं है, मेरी कैपेसिटी जो है वो 11 है। हैश टेबल की कैपेसिटी अभी भी 11 है, लेकिन मैंने उसके अंदर सिर्फ 9 एलिमेंट्स को इंसर्ट किया हुआ है, ठीक है। तो फटाफट इसका सीक्वेंस देख लेते हैं कि मुझे आउटपुट अभी क्या मिलने वाला है। तो इसको फटाफट रन कर लेते हैं यहाँ से, एंड लेट्स ऑब्जर्व द आउटपुट। सो दिस इज द आउटपुट दैट आई गॉट करंटली। अभी ये आउटपुट मुझे मिल चुका है। तो इस आउटपुट को ना यहाँ पे लिख लेते हैं हम, ठीक है। तो आई सिंपली ओके, अभी ये वाला जो आउटपुट मुझे मिला है, एक बार इसको भी समझ लेते हैं कि यहाँ हैश टेबल में ये क्या और किस तरह से स्टोर किया गया है, ठीक है। तो आप बोलोगे कि यहाँ पे देखो मैंने अभी कुछ चीज़ें ऐड की एक्स्ट्रा से, जैसे कि यहाँ पे मैंने जी एच और आई दो एलिमेंट्स ऐड किए, 24 एंड 34, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ht.put 24h, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे ht.put 34i, समथिंग लाइक दिस। ये दो एलिमेंट मैंने फिर से एक्स्ट्रा से स्टोर कर दिए इसके अंदर, तो कुछ ऐसा सीक्वेंस मुझे आउटपुट में मिला है। फिर आप बोलोगे कि यहाँ पे तो वही सेम प्रोसेस हुई होगी हैशिंग की, तो उसे समझ लेते हैं। तो 24 यहाँ जब स्टोर हुआ तो 24 मॉड्यूलस 11 किया मैंने, तो यहाँ से मुझे इंडेक्स मिली है 2, और 2 नंबर की बकेट पे यहाँ 24 इक्वल टू एच स्टोर होना चाहिए। अब नेक्स्ट एंट्री को भी वैसे ही कैलकुलेट कर लेते हैं, 34 मॉड्यूलस 11, और यहाँ पे आंसर आपको मिलेगा 1, क्योंकि 11 3 33 और 34 माइनस 33 हो गया 1, तो 1 नंबर की बकेट पे यहाँ पे स्टोर हो जाएगा 34 इज इक्वल टू आई। आपने बोला सिंपली ये दो भी एलिमेंट आप ऐड करोगे तो कुछ ऐसा आपको हैश टेबल अभी दिखने वाला है। तो इसको टॉप टू बॉटम अगर रीड करेंगे तो सबसे पहले आएगा 19 इक्वल टू एफ, फिर आएगा 18 इक्वल टू ई, फिर आएगा 17 इक्वल टू ए, फिर आएगा 48 इक्वल टू बी, फिर आएगा 24 इक्वल टू एच, और फिर आएगा 34 इक्वल टू आई, और फिर 23 इक्वल टू सी, और फिर 22 इज इक्वल टू जी, और फिर 11 इक्वल टू डी। ऐसा कुछ आना चाहिए था, बट ऐसा कुछ भी मुझे यहाँ पर नहीं मिला है। कैन यू सी दिस? तो यहाँ सीक्वेंस पूरा बदल चुका है अभी। फिर आप बोलोगे ये क्या हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे सीक्वेंस कैसे बदल गया? सीक्वेंस तो मेरा यही आना चाहिए था, 19 इक्वल टू एफ, 18 इज इक्वल टू ई, 17 इज इक्वल टू ए, तो ऐसा कुछ भी नहीं आया। तो यहाँ पे क्या हुआ उस चीज़ को समझते हैं। तो यहाँ पे आपका हैश टेबल जो है वो ग्रो हो चुका है। अब ये कैसे ग्रो हुआ है उसी चीज़ को हमको समझना है। तो हैश टेबल का ग्रो होने का एक फॉर्मूला है, एंड दैट इज़ न्यू कैपेसिटी। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, न्यू कैपेसिटी इज इक्वल टू ओल्ड कैपेसिटी लेफ्ट शिफ्ट टू 1, ओके, प्लस 1। सो दिस इज द फॉर्मूला। फिर आप बोलोगे कि ये फॉर्मूला हम देख सकते हैं क्या? बिल्कुल देख सकते हैं, मैं थोड़ी देर में आपको दिखा दूंगा। बट यहाँ हैश टेबल कैसे ग्रो हो रहा है उस चीज़ को हमें समझना है। तो हैश टेबल ग्रो कैसे होता है? जब ये 75% भर जाता है तब ये ग्रो हो जाता है, ठीक है। अच्छा, कलेक्शन में जो एरे लिस्ट हमने देखा था वो कब ग्रो होती है? जब 100% भर जाती है उसके बाद में ग्रो होती है। वेक्टर भी हमने देखा था कि 100% भर जाता है उसके बाद ग्रो होता है। बट यहाँ हैश टेबल का क्या सीन है? हैश टेबल जब 75% भरेगा तब ग्रो होना शुरू कर देगा। मतलब हैश टेबल की कैपेसिटी 11, लेकिन इसका 75% बनता है 8 एलिमेंट्स। मतलब 8 एलिमेंट्स के बाद में जब 9th एलिमेंट इसके अंदर इंसर्ट करूंगा तो ये ग्रो होना शुरू कर देगा। अब ये ग्रो कैसे होता है? हाउ हैश टेबल ग्रोस, उसी चीज़ को हमें समझना है, ठीक है। हाउ हैश टेबल ग्रोस। तो यहाँ पे ग्रो होने का फॉर्मूला है न्यू कैपेसिटी इज इक्वल टू ओल्ड कैपेसिटी लेफ्ट शिफ्ट टू 1 प्लस 1 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल टू करते हैं, ओल्ड कैपेसिटी थी हमारी 11, इस चीज़ को हम लेफ्ट शिफ्ट 1 करेंगे और जो भी रिजल्ट आएगा उसके अंदर हम 1 ऐड कर देंगे। तो 11 को लेफ्ट शिफ्ट 1 करना है, मतलब क्या करना है? एक बिट से लेफ्ट साइड में शिफ्टिंग करवाना है। तो इस 11 को मैं बाइनरी फॉर्मेट में मेंशन कर लूँगा, 1 2 4 8 समथिंग लाइक दिस, और यहाँ पे 8 के नीचे 1, फिर ये 0 और ये 1 1। तो ये बन गया आपका 11, बाइनरी 11, ओके। अब इस बाइनरी 11 को लेफ्ट शिफ्ट करना है 1 पोजीशन से। तो ये वाला 1 इधर आ जाएगा मेरा, जो कि अभी 16th पोजीशन है, यहाँ पे 1 आ गया। अब ये वाला 0 यहाँ आ जाएगा, ये वाला 1 इधर आ जाएगा,
और ये वाला 1 यहाँ आ जाएगा। अभी इस जगह पे खाली बची जगह पे हम 0 लिख देंगे, ठीक है। अब ये बना है मेरा नया नंबर शिफ्टिंग के बाद में, और ये नंबर क्या है, 16 के नीचे 1 है, मतलब इसको पकड़ लेंगे, तो 16 + 4 + 2, तो ये बन चुका है 22। तो शिफ्टिंग के बाद में, लेफ्ट शिफ्ट करने के बाद में 11 बन चुका है 22, और इसमें ऐड करेंगे 1, वो ये बनेगा 23। तो हैश टेबल की नई कैपेसिटी बन चुकी है 23। बट यहीं पे हैश टेबल रुकता नहीं है, ठीक है। तो हैश टेबल क्या करेगा, अब फिर से हैशिंग करेगा, और इस प्रोसेस को कहते हैं रीहैशिंग, ठीक है। इस प्रोसेस को हम कहेंगे रीहैशिंग। अब रीहैशिंग में क्या होता है, जो एलिमेंट ऑलरेडी स्टोर किए गए थे, मतलब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे 17 से लेके 22 तक ये एलिमेंट हैप्पीली हैश टेबल में स्टोर हो चुके थे, ठीक है। लेकिन जैसे ही हैश टेबल ग्रो हो गया तो ये सारे एलिमेंट्स का फिर से हैश कोड और हैश मतलब बकेट नंबर कैलकुलेट किया जाता है वही सेम फॉर्मूला से, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या था बकेट नंबर कैलकुलेट करने का, तो बकेट नंबर इज इक्वल टू हैश कोड ऑफ की, ठीक है, हैश कोड ऑफ की मॉड्यूलस कैपेसिटी। तो अभी अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेरी करंट कैपेसिटी जो है वो 23 है, और मेरे जो हैश कोड ऑफ कीज आएंगे अभी जो भी आएंगे, ठीक है, 22 का 22 आ जाएगा, समथिंग लाइक दैट। तो अभी 22 मॉड्यूलस 23 होगा। पहले क्या हो चुका था कि 22, ये जो 17 था, 17 मॉड्यूलस 11 होके ये स्टोर हो चुका था, बट बाद में फिर से जब रीहैशिंग हुआ तो रीहैशिंग होने के बाद ये ऑलरेडी स्टोर्ड नंबर्स को भी शफल कर दिया गया नई कैपेसिटी के हिसाब से। तो अभी अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं फटाफट यहाँ पे क्या करता हूँ, हैश टेबल ड्रॉ कर लेंगे एक जिसकी कैपेसिटी 23 है, ठीक है। ओके, ये मैंने बना लिया है मेरा हैश टेबल जिसके अंदर मेरी है अभी 23 बकेट्स। तो अभी अगर आप ध्यान से देखोगे ये जो मेरा डेटा था, इस डेटा के साथ में क्या होगा, तो इसमें से कुछ डेटा ऑलरेडी स्टोर हो चुका था, बट वो पोजीशंस अभी फिर से रीशफल हो जाने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो डेटा है मेरा किस तरह से स्टोर होगा ध्यान से समझेंगे, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले एंट्री है मेरी 17 इज इक्वल टू ए। अब यहाँ पे क्या होगा, 17 मॉड्यूलस 23 किया जाएगा फिर से एक बार, और यहाँ पे आंसर आएगा 17, ओके। और 17 इक्वल टू ए स्टोर किया जाएगा 17 नंबर की बकेट पे, तो ये चला गया 17 इज इक्वल टू ए। फिर आएगा 48 मॉड्यूलस 23 किया जाएगा, जहाँ पे आपका ये जो आंसर है अभी आ जाएगा 2, मतलब 2 नंबर की बकेट पे ये स्टोर किया जाएगा। तो 48 चला जाएगा यहाँ, 48 इज इक्वल टू बी, क्योंकि 23 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे आप तो ऑब्वियसली ये मिलेगा आपको 46, ठीक है। और 46 आप यहाँ से माइनस कर दोगे तो 2 नंबर बकेट मिल जाएगी आपको, ओके। फिर 23 मॉड 23 करेंगे तो यहाँ आएगा 0, और ये 0th बकेट पे 23 इज इक्वल टू सी चला जाएगा। फिर 11 जाएगा 11th बकेट पे ही, क्योंकि रिमाइंडर यहाँ 11 ही आने वाली है, तो यहाँ 11 इक्वल टू डी चला गया। फिर 18 भी 18 पोजिशन पे ही जाएगा, तो यहाँ 18 इज इक्वल टू ई आ जाएगा। फिर 19 जाएगा 19th पोजीशन पे, क्योंकि 19 डिवाइड बाय 23 करोगे तो रिमाइंडर आपको 19 ही मिलने वाला है, तो यहाँ 19 इज इक्वल टू एफ करेंगे। फिर 22 इज इक्वल टू जी करेंगे, ओके। और 24 जो है 24 मॉड्यूलस 23 करेंगे तो यहाँ पे 1 नंबर बकेट मिलेगी आपको, और यहाँ पे ये 24 इज इक्वल टू एच चला जाएगा। और 34 मॉड्यूलस 23 करोगे, ठीक है, तो यहाँ इसको डिवाइड करेंगे, समझो 34 को 23 से, तो यहाँ रिमाइंडर जो आएगी आपको वो कुछ ऐसी आएगी 1, और यहाँ से 1, तो 11 मिल चुकी है। तो 11 इज़ योर बकेट नंबर फॉर 34 इज इक्वल टू आई। तो यहाँ पे फिर से कोलिजन हो गया, देखो, तो 34 इज इक्वल टू आई यहाँ पे आ चुका है। सो इस हिसाब से ये एलिमेंट अभी फिर से एक बार रीशफल हो चुके हैं, और इस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं रीहैशिंग, ठीक है, रीहैशिंग हो रही है। और यही आपको इंटरव्यूज़ में पूछते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हैशिंग एंड रीहैशिंग, तो आपको ठीक से ये प्रोसेस एक्सप्लेन कर लेनी है। अब इसको टॉप टू बॉटम फिर से रीड करते जाएंगे, और जहाँ जहाँ कोलिजन है वहाँ राइट टू लेफ्ट रीड करेंगे। तो सबसे पहले मिलेगा आपको 22 इक्वल टू जी, जो कि यहाँ मिल चुका है। फिर आएगा 19 इज इक्वल टू एफ, जो यहाँ आ चुका है। 18 इक्वल टू ई, ये आ चुका है। 17 इक्वल टू ये भी आ चुका है। यहाँ कोलिजन है तो यहाँ 34 इक्वल टू आई आया, फिर 11 इक्वल टू डी आ चुका है। फिर 48 इक्वल टू बी आया, फिर 24 इज इक्वल टू एच आया, और 23 इज इक्वल टू सी आया।
सो दैट इज़ इट अबाउट रीहैशिंग। ये हो चुका है आपका रीहैशिंग, और इसीलिए आपको सारे एलिमेंट्स फिर से शफल्ड मिल रहे हैं। इसलिए हमने देखो प्रॉपर्टी में एक वर्ड इस्तेमाल किया था कि यहाँ इंसर्शन ऑर्डर की कोई गारंटी नहीं है। मतलब जिस ऑर्डर में अभी आपको एलिमेंट दिख रहे हैं वो एलिमेंट इंक्रीज करने के बाद, मतलब नंबर ऑफ एंट्रीज बढ़ाने के बाद मुझे फिर से सेम यहाँ पे इंसर्शन ऑर्डर मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। इसलिए मैंने ये स्टेटमेंट में गारंटीड ये शब्द का इस्तेमाल किया था। ओके, अब हमने इतना तो समझ लिया कि हैशिंग क्या होती है, रीहैशिंग क्या होती है, हैश टेबल डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, वहाँ पे किस तरह से आप एलिमेंट्स को स्टोर करा सकते हो। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं सारी प्रॉपर्टीज़ को एक बार प्रैक्टिकली चेक कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी ग्रोवेबल। ग्रोवेबल है क्या हैश टेबल? ये यस ग्रोवेबल है। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि 11 से ये 23 हो गया, 23 से आगे कुछ ना कुछ और बढ़ेगा सेम फॉर्मूला की मदद से। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डेटा इज स्टोर्ड इन ऑलवेज की वैल्यू पेयर। तो यहाँ पे डेटा हमेशा की और वैल्यू पेयर में ही स्टोर किया जा रहा है, जो आप देख सकते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ईच की वैल्यू पेयर इज कॉल्ड एज एंट्री। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी प्रैक्टिकली दिखाने लायक तो है नहीं, जस्ट थेरोटिकल प्रॉपर्टी है। यहाँ हर एक की वैल्यू पेयर को हम एंट्री बोल रहे हैं। ठीक है, और इसी एंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए जावा आपको मैप नाम के इंटरफेस के अंदर एंट्री नाम का इंटरफेस भी देता है, जिससे आप इस एंट्री को रेफर कर सकते हो। उसके बारे में बाद में डिस्कस भी करने वाला हूँ। ओके, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं, दैट इज होमोजीनियस एज वेल एज हेट्रोजीनियस कीज एंड वैल्यूज बोथ आर अलाउड। तो चलो फटाफट है ना, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस की वैल्यू कॉम्बिनेशन करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एक कैरेक्टर, जिसमें मैं लिख देता हूँ लेट्स से 5। यहाँ पे लिख देंगे 11.9f जो कि फ्लोट चला गया। यहाँ पे लिखेंगे ट्रू। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेरी सारी कीज़ जो है वो हेट्रोजीनियस हो चुकी है। मैं वैल्यूज़ को भी फटाफट हेट्रोजीनियस कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 90 जो कि मेरा इंटीजर है ऑब्वियसली। यहाँ लिख देंगे लेट्स से मैंने लिख दिया फॉल्स जो कि बूलियन है, और यहाँ लिख देंगे 34.5 जो कि डबल है। ओके, और यहाँ पे एक कैरेक्टर दे देंगे जैसे कि x। ओके, तो अभी अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेरी की और वैल्यूज़ दोनों भी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस हो चुकी है। तो अगर इसको मैं रन करता हूँ तो भी मुझे ये बराबर सीक्वेंस में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, 22 इक्वल टू जी, 19 इक्वल टू एक्स, 17 इज इक्वल टू ए, ट्रू इज इक्वल टू 34। अब यहाँ पे जो कीज़ है मेरी हेट्रोजीनियस है, तो ये कैरेक्टर का हैश कोड कैलकुलेट करने का तरीका अलग होगा जावा का, फ्लोट का तरीका अलग होगा, बुलियन का तरीका अलग होगा। तो हर चीज़ का हैश कोड कैलकुलेट करने का तरीका अलग होगा। इसीलिए यहाँ पे जो हैश कोड्स कैलकुलेट हो रहे हैं उसी के बेसिस पे हैश टेबल के अंदर ये सारी एंट्रीज स्टोर की जा रही है। उसमें मैं अभी नहीं जाऊँगा। ठीक है, हम जब जस्ट प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं कि हैश टेबल के अंदर कीज़ और वैल्यूज़ होमोजीनियस हेट्रोजीनियस चलती है क्या? बिल्कुल चलती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोथ आर अलाउड। फिर डुप्लीकेट कीज़ आर नॉट अलाउड बट डुप्लीकेट वैल्यूज़ जो है वो अलाउ है। तो एक बार इस प्रॉपर्टी को भी चेक कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपली ht.put, और पुट के अंदर मैं लिख लेता हूँ 22 इज इक्वल टू लेट से मैंने लिख दिया XX, ऐसे कुछ तो भी मैंने लिख दिया। ओके, या फिर एक्सेल लिख देते हैं। ओके, अब मैंने यहाँ 22 जो की है उसको डबल कर दिया है ना, डुप्लीकेट कर दिया है। तो इस केस में रन करके देखते हैं और चेक करते हैं कि कोई एरर आती है क्या हमें। तो भाई कोई भी एरर नहीं आती। ठीक है, यहाँ पे हैप्पीली 22 इज इक्वल टू एक्सेल आपको दिख रहा है, कैन यू सी दैट। अब 22 की एंट्री आपको वापस यहाँ कहीं और नहीं दिखेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि डुप्लीकेट की अलाउ है ही नहीं। अब इस केस में क्या हो गया, डुप्लीकेट की के केस में एक्सेल जो था वो नया वैल्यू है और ये नया वैल्यू पुरानी वैल्यू जी के ऊपर ओवरराइड हो गया। मतलब जब भी आप डुप्लीकेट की हैश टेबल के अंदर इंसर्ट करने की कोशिश करोगे तो पुरानी वैल्यू के ऊपर नई वैल्यू ओवरराइड हो जाती है और पुरानी वैल्यू गायब हो जाती है। गायब हो जाती है मतलब ये रिटर्न करता है आपको। पुट मेथड का रिटर्न टाइप ऑब्जेक्ट है, तो ये पुट मेथड आपको पुरानी वैल्यू रिटर्न भी करके लाद के दे देती है। तो आपको अगर स्टोर करनी है उस वैल्यू को तो आप स्टोर भी करा सकते हो। ओके, तो यहाँ डुप्लीकेट कीज अलाउ नहीं है, डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, इंसर्शन ऑर्डर इज नॉट गारंटीड। ये तो हम देख ही चुके हैं, हैशिंग रीहैशिंग हो रहा है तो इसीलिए यहाँ पे इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व नहीं हो पा रही है। फिर नल की एंड नल वैल्यू बोथ नॉट अलाउड। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ 22 की जगह लिख देता हूँ नल। सिंपल, मैंने अभी सिर्फ की नल की है और एक बार इसको रन करके देख लेते हैं, लेट अस सी व्हाट हैपन्स। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मुझे नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ चुकी है, कैन नॉट इनवोक हैश कोड बिकॉज की इज नल। क्योंकि यहाँ पे नल का कोई हैश कोड नहीं होता, इसी वजह से यहाँ नल की इंसर्ट हम नहीं कर पा रहे। ठीक है, दूसरा नल वैल्यू इसके अंदर अलाउ नहीं है, तो एक बार नल वैल्यू के बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 35 और एक्सेल को हम हटा देते हैं, इसकी जगह नल लिख देंगे। तो यहाँ नल वैल्यू भी अलाउ नहीं है, तो इसको रन करते हैं।
देखो अगेन आई गॉट द सेम एरर, दैट इज नल पॉइंटर एक्सेप्शन। मतलब नल की और नल वैल्यू दोनों भी आप हैश टेबल के अंदर इंसर्ट नहीं कर सकते, करोगे तो तुरंत आपको नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ जाएगी। ये आपको पूछ भी सकते हैं इंटरव्यू के अंदर, तो ध्यान में रखना ये पॉइंट, ठीक है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, दैट्स इट। अब हैश टेबल खुद एक डेटा स्ट्रक्चर है, ये तो इसकी प्रॉपर्टी है ही है। अब बात करेंगे परफॉर्मेंस की, कि यहाँ पे इंसर्शन, डिलीशन या एक्सेस के लिए परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। तो यहाँ तीनों ऑपरेशंस के लिए कांस्टेंट परफॉर्मेंस मिलेगा आपको, ठीक है, कांस्टेंट परफॉर्मेंस। मतलब क्या, आप इंसर्ट करो, डिलीट करो या एक्सेस करो, जितना समय इंसर्शन के लिए लगता है उतना ही समय डिलीशन के लिए लगेगा, उतना ही समय एक्सेस करने के लिए लगेगा। तो यहाँ तीनों में आपको परफॉर्मेंस सेम मिलता है। आप बोलोगे ऐसा क्यों, इंसर्ट और डिलीट करते समय या एक्सेस करते समय सेम कांस्टेंट परफॉर्मेंस क्यों मिल रहा है मुझे? क्योंकि यहाँ हर बार जब जब आप इंसर्शन करोगे तब तब हैशिंग होता है, जब जब डिलीशन कराओगे तब भी हैशिंग होता है, और जब जब आप एक्सेस कराओगे तब भी हैशिंग किया जाता है बकेट नंबर को कैलकुलेट कराने के लिए। तो तीनों सिचुएशंस में आपका हैशिंग और री हैशिंग दोनों हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे तीनों टाइम आपको कांस्टेंट परफॉर्मेंस मिलेगा। अब ये कांस्टेंट परफॉर्मेंस, इस शब्द को लोग गलत पकड़ लेते हैं और ऐसा समझ लेते हैं कि यार परफॉर्मेंस तीनों जगह बेटर मिलता है आपको। ऐसा नहीं है, बेटर नहीं मिलता। खराब तो तीनों में खराब, अच्छा तो तीनों में अच्छा मिलेगा, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो कांस्टेंट परफॉर्मेंस लिखा है मैंने, बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो इंसर्शन कर लो, डिलीशन कर लो या एक्सेस कर लो, हर जगह आपको सेम परफॉर्मेंस मिलने वाला है। अब इसकी और एक प्रॉपर्टी है हैश टेबल की, और हैश टेबल क्लास जो है वो सिंक्रोनाइज्ड है, ठीक है। हैश टेबल ऑब्जेक्ट्स आर सिंक्रोनाइज्ड, ठीक है। सिंक्रोनाइज मतलब क्या, एट ए टाइम ओनली वन थ्रेड कैन ऑपरेट ऑन द हैश टेबल ऑब्जेक्ट। अब अगर आप हैश टेबल क्लास को खोल के देखोगे तो उसके अंदर सारी मेथड्स आपको सिंक्रोनाइज्ड मिल जाएंगी, और इसी कीवर्ड की वजह से हैश टेबल ऑब्जेक्ट्स जो है वो सिंक्रोनाइज बन गए और थ्रेड सेफ बन गए। यहाँ पे मल्टीपल थ्रेड एट द सेम टाइम्स मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ हैश टेबल, एंड दैट वॉज द हैश टेबल डेटा स्ट्रक्चर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। That is it for the day. Thank you so much for watching.